time come for discuss about the syllabus, which is the left part of the previous video. कल हमने बात की थी अपने सिलेबस की, हमने बात की थी कि कैसे सिलेबस को हमें पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे अपने अगले सिलेबस की। जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर हम सिलेबस की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने हिस्ट्री की बात की। हिस्ट्री में हमने बताया कि कितने काल होते हैं। कल मैंने आपको बताया कि हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ख्यात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासी भारतीय यानी भारत की संतान या भारत के संतान कहे जाते हैं। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय यानी कि जो प्रीवियस हमारे एंसेस्टर्स थे इंडिया के, वो अपने इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते थे अर्थात जामुन। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जामुन जो है वो हमारा दुनिया में हिंदुस्तान से ही गया है, जहाँ भी आजकल उसके पेड़ हैं। लेकिन जामुन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी। आपको ये बात गहरे गौर और फिक्र के साथ लिख लेनी चाहिए अपनी नोटबुक्स में। जो बच्चे नोटबुक के साथ इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि जम्बू द्वीप भारत का सबसे पुराना नाम था। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ऐसे ऐसे ही भारत को नए नए नाम मिलते गए। जैसे हम बात करें प्राचीन भारत की, हम किसकी बात करें? प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि हमें काफ़ी कुछ जो है चीज़ें समझने का मौका मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जम्बू द्वीप की। किसकी बात करते हैं? जम्बू द्वीप यानी कि भारतवर्ष की। भारतवर्ष में एक चीज़ जो है जो कि आपको देखनी चाहिए और जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, वो है जब भारत के अंदर ईरानी कौन आए? जब भारत के अंदर ईरानी आए, ईरानियों ने क्या किया? ईरानियों ने इसे इंदे कहा। क्या कहा? इंदे कहा। और यही नाम से पूरे पश्चिम में फैल गया। प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के वजह से इसको हिंदुस्तान कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये वर्ड बदल के हिंदू हो गया। एक चीज़ और है यहाँ पर, पहले जो ईरानियन जो लैंग्वेज है, जो बच्चे ईरानियन लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे या आप में से कोई सीनियर अगर पढ़ता हो तो वहाँ पर जो सा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ हा का कॉन्सेप्ट है। यानी कि सा को नहीं पढ़ते हैं, वो किससे पढ़ते हैं? वो हा को पढ़ते हैं। हा से वो रिकॉर्ड करते हैं। तो हा से हिंदू और सा से सिंधु वहाँ पर सेम पढ़ा जाता है। तो इसी वजह से हिंदू को हिंदुस्तान कहा गया। यूनानी जो थे इसे इंदे कहते हैं। यूनानी से क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश भाषा यूनान से ली गई है, तो उससे उन्होंने क्या किया, तो हिंदुस्तानियों को ब्रिटिशर्स ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब बात हम करते हैं कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा। तो क्योंकि मध्यकालीन भारत के अंदर भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंद के नाम से मशहूर था और हिंदुस्तान उसके बाद उसका नाम बन गया। सबसे बड़ी एक जो है हिंदुस्तान के इतिहास को अगर आपको सही से पढ़ना है तो अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश इतिहासकार है क्रिस्टोफर सेलियस, कौन है? नाम नोट कर लीजिए, क्रिस्टोफर सेलियस ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब वो 3 भाग जो थे उसने 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब सबसे जाहिर सी बात है, हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो हमें प्राचीन भारत के भारतीय स्रोत की बात भी करनी पड़ेगी। तो जो मुख्य स्रोत है, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः अब 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से। अब 4 स्रोत कौन से हैं?
सबसे पहले धर्म ग्रंथ, यानी कि वो धर्म ग्रंथ जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, उससे किसी देश के बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं विदेशियों का विवरण, जो फॉरेनर्स हमारे देश में आए। बहुत लोग नाम आपने सुने भी होंगे। हुमायूं खां का आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा, हुमायूं खां का सुना होगा, और इब्न बतूता का सुना होगा, इब्न सीना का सुना होगा। ये सब क्या है, विदेशी थे, जिन्होंने हमसे यहाँ जाकर, अपने देश जाकर किताबें लिखी, और उस किताब से आपको हमारे देश भारत का बहुत बड़ा हिस्सा समझने का और पढ़ने को मिल जाता है। चौथी जो है वो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, यानी कि एंसेस्टर्स के द्वारा छोड़ी गई वो निशानियाँ, जिसको हमें बहुत संजो कर रखना चाहिए। अब एंसेस्टर्स ने कौन सी निशानी छोड़ी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, हिंदुस्तान। अब सिंधु घाटी जो है वो खाली हमारा ये छोटा सा जो अभी हिंदुस्तान है वो नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान पूरा आता था, बांग्लादेश आपका आता था, और कहा जाता है कि ईरान तक, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान का भी आधा हिस्सा उस वक्त एंशियंट टाइम में भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब भारत जैसे जैसे वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, और हमारे देश के टुकड़े होते गए। धर्म ग्रंथ क्या होते हैं? ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, उसमें मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होती हैं वो उसको एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से नोटबुक उठा लीजिए, नोट से काम आएगा आपके। भारत का सबसे धर्म ग्रंथ वेद है, जिसमें संलग्न करता महर्षि कृष्ण वेदापन है। कौन है? महर्षि कृष्ण वेदापन है। वेदापन को माना जाता है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपराओं, वेदों तथा नित्य की जाने वाली क्रियाओं का उपदेश है। वेदों को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो विभाजित जो किया है वो सबसे पहले जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। दोबारा से सुन लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरीज में। और ये क्वेश्चंस जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों की आज हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने ज़माने के गुजरे हुई कुछ यादों की। वो यादें जो हमारा माजी तो है, लेकिन मुस्तकबिल भी उन्हीं यादों से जुड़ा हुआ है। और जो लोग अपने माजी यानी कि पास्ट को याद रखते हैं, वो अपना प्रेजेंट कभी पूरा नहीं होने देते, और अपने अच्छे फ्यूचर की वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा से उस अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो नाउ वी आर डिस्कस द बुक्स। 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। अब इसी ऋग्वेद के अंदर धर्मसूत्र की 4 जातियाँ बताई गई। 4 जातियाँ जो प्रमुख स्थितियाँ थी वो थी व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेष अधिकारों का वर्णन मिलता है। यानी कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो सारी ऋग्वेद में हमें नजर आती हैं। अब हम बात करेंगे, वी आर डिस्कस अबाउट द अदर वेद। नाउ वी जस्ट डिस्कस द यजुर्वेद। यजुर्वेद को सुनने से पहले और या फिर नोट डाउन करने से पहले एक छोटी सी लाइन जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है, प्राचीन इतिहास के साधक के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। लेकिन मनुस्मृति हम कहते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि किताबों में उसका ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है और एग्जाम रिव्यू से कम पूछा जाता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद की कुछ खास निशानियाँ जो कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए, और पेन पेंसिल में दोबारा से कह रहा हूँ उठा लीजिए और शॉर्ट नोट बना लीजिए। यजुर्वेद सत्वर पाठ के लिए सूत्र, मंत्रों तथा जापों का वेद है। इसके समूह अनुपालन में विषय के संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। इसके
इसके पाठ्यकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संलग्न मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। किसका? बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा वेद है जहाँ कद एवं पद दोनों ही है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए यजुर्वेद के मुतालिक, यजुर्वेद से जुड़ता हुआ कि एक ऐसा इन चारों वेदों में से वो कौन सा वेद है जिसके अंदर आपको गद और पद, गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलेंगे, तो उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो है यजुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद की। सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला सिलेबस सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि लिटरेरी मीनिंग जो होता है साम का गान। अब समझ गए होंगे गान का मतलब क्या होता है, गाना, किसी चीज़ को गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले श्लोक और यंत्रों की आवाज़ें हैं। इसके पाठ्यकर्ता को उद्राग कहते हैं, जो इसको पढ़ता है। हमारे यहाँ तो पंडित ही पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो उनके उद्रातु कहा जाता है। इसका संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्तियाँ हैं। क्या है? 1810 सूक्तियाँ हैं जो ऋग्वेद के लिए इससे ही लिए गए भाग में हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन कर लें कि हिंदुस्तान में संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है किसे कहा जाता है। कोई आप मुझे आंसर देना चाहे? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट नाउ। सामवेद को कहा जाता है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हिंदुस्तान में हु इज द ओरिजिनेट of the music in India in ancient times, so we will answer about the Samved. Now Yajurved तथा Samved. अब now compare of the both of the Veds right now. यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। न यजुर्वेद में न सामवेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। इसमें सिर्फ हमारे कर्म कांडों का जिक्र है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला वेद है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। तो अथर्ववेद के अंदर क्या मिलती है? सभी गृह पक्षों का निर्माण के बारे में हमें पता चलता है, कृषि की उन्नति के बारे में पता चलता है, व्यापारिक मार्गों का आना जाना कैसा था यह हमें पता चलता है, साथ ही साथ डॉक्टरी, मेडिसिन, रोग के निवारण के बारे में हमें पता चलता है, और हमें पता चलता है उसके साथ साथ हमें पता चलता है संबंध में विधवाओं के साथ औषधियाँ, श्राप, वशीकरण के बारे में हमें पता चलता है। यानी कि काला जादू, जो जादू टोना होता है, जो लोग इसे विश्वास करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कौन से वेद को पढ़ते हैं, तो वो अथर्ववेद को पढ़ते हैं। क्लास जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अथर्ववेद के बारे में, जिसको मैंने आपको बता दिया है। यानी कि सबसे अगर प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। मैंने जो आपको बताया आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद कीजिए कि जब अगली बार मिलें तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला सेगमेंट जो होगा वो हमारा होगा, कौन सा वाला होगा हमारा? यस, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता है कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर उस सेगमेंट से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ नहीं आता। तो मेरी गुजारिश है आप सभी बच्चों से, जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर क्यों कीजिए? क्योंकि अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें मेरी पसंद नहीं आई हो, लेकिन like, share or comment. Please subscribe my channel, and if you have any suggestion, so please put your suggestion in the comment box. अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को दे सकते हैं। मैं जुनैद इब्राहिम आज की क्लास से आपसे इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय।